ध्यानशाला की यह 10वीं बैठक है और 5वें दिन की सांझ हम लोग साथ साथ चलते हुए असफलता की कला सीख रहे हैं। अभी बूंदाबांदी हुई है, पीछे पहाड़ों पर खूब सारे बादल उमड़ रहे हैं। सूरज धीरे धीरे अस्ताचल की ओर जा रहा है। हवा में थोड़ी नमी है, थोड़ी सी जो गर्मी बढ़ी हुई थी उससे राहत मिल रही है। थोड़ी देर पहले हुई बूंदाबांदी से चारों तरफ सूंधी सी खुशबू है। दूर तक यहाँ से यह घाटी दिखाई दे रही है जिसे कांगड़ा वैली कहा गया है। हवाओं के गीत के बीच उनकी सरसराहट जो पत्तों से होकर के गुजरने पर बन रही है, और इस सुंदर वातावरण में, सुहावने वातावरण में, सहयोगी जलवायु में हम सब लोग साथ साथ चलते हुए असफलता की कला सीख रहे हैं, जिसे हमने सफलता के दुष्चक्र को विधिवत समझ करके, उसके रुग्णावस्था को विधिवत समझ करके उसकी मारक औषधि के रूप में सीखना शुरू किया है। असफलता की कला सीखने के क्रम में हम लोगों ने लक्ष्य से मुक्त जीवन क्या है, निजी उपलब्धि से मुक्त जीवन क्या है, आधार से मुक्त जीवन क्या है, सहारे से मुक्त जीवन क्या है, और इन सारे सवालों को इस भांति छानते बीनते, इस भांति पड़ताल करते, इसके साथ जो सजगता पैदा होती जाती है उसके साथ डोलते हुए हम लोगों ने सफलता के दुष्चक्र से मुक्त होना शुरू कर लिया। हमने फिर सवाल यह भी उठाए, वह जीवन क्या है जो देश और काल से, टाइम और स्पेस से मुक्त है। आज भोर का हमारा प्रश्न था, वह जीना क्या है, वह कला क्या है जो गति और स्थिरता से मुक्त है। इस सवाल को उठाने से पहले हम सब लोगों ने साथ साथ चलते हुए गति को समझा, जिसे हम जीवन समझ रहे हैं, जो अब तक हमारे साथ जीवन का स्वरूप था, उसे हम गति के रूप में देखते थे। उसमें सतत गति थी और उस गति के रूप में हमने समझा कि जीवन यही है। वह गति कहीं और नहीं, भीतर हमारे सोच विचार के रूप में चल रही थी। हमने उसका निरीक्षण किया, परीक्षण किया। साथ साथ चलते हुए हमने किसी भी तरह से किसी की कही सुनी बात को नहीं स्वीकारा, किसी सिद्धांत को नहीं स्वीकारा, खुद से अपना परीक्षण किया और पाया कि यह जो गति है जिसे हम अब तक जीवन समझते आए हैं, यह गति स्मृति से पैदा हो रही है, याददाश्त से पैदा हो रही है। हम
स्मृतियों से जीते हैं, संस्कारों से जीते हैं। वह स्मृतियां शब्दों के रूप में, छवियों के रूप में, ध्वनियों के रूप में, स्वादों के रूप में, स्पर्शों के रूप में, गंधों के रूप में, और कभी कभी स्वनिर्मित छवियां भी होती हैं, जो हम विभिन्न छवियों को मिला करके एक नई छवि का निर्माण कर लेते हैं। जीवन की जो चुनौती हमारे समक्ष प्रस्तुत होती है, जब हमें संबंधों में आमना सामना होता है, तो वह चुनौती भीतर जाकर के हमारी उस संरचना को, जो कि स्वचालित रूप से भीतर चल रही है, वहाँ वह संकेत करती है कि यह स्थिति पैदा हुई। जैसे किसी व्यक्ति ने यदि हमें गाली दी, तो गाली की ध्वनि हमारे कानों से टकरा करके भीतर विद्युत तरंगों के रूप में हमारे मस्तिष्क में गई। मस्तिष्क में वह उन ध्वनियों को जो कि पहले से विद्यमान है, उसमें से उस ध्वनि को जो कि उस गाली से मिलती जुलती है, उसके संस्कारों को, उसको उसने छाटा। यह सेकंड के हजारवें लाखवें हिस्से में यह सारी घटना घटती है। मन और यह पूरी संरचना, मस्तिष्क, यह पूरी संरचना द्रुत से द्रुत गति से काम करती है। वहां जाकर के इसने क्लिक किया। वे संस्कार जो पहले स्मृति के रूप में संचित हैं, उन्होंने तुरंत मनस पटल पर, उस आभासी पटल पर संकेत किया कि यह क्या कहा जा रहा है। यह कथन, यह आवाज जो हमारा प्रचलित ढर्रा है, जो हमारी व्यक्तिगत इमेज है, जो स्मृति से निर्मित हुई है, उस पर चोट है, और उसने उसी के अनुरूप व्यवहार का प्रक्षेपण किया उसी मनस्पटल पे। फिर वहां से वह व्यवहार जो होना है, उसके लिए संकेत मिला कि ऐसे व्यवहार होना चाहिए, पलट करके या ऐसे गाली दी जाए या फिर कोई और कृत्य आगे किए जाएं। फिर जो अनुभव हुआ उससे, उस व्यक्ति से, वह संचित हो गया, और फिर दोबारा जब हम उस व्यक्ति से मिलते हैं तो यही ढर्रा दोबारा काम करता है। इसी को हम जीवन समझते हैं। यही अब तक हमारे जीवन का आधार रहा है, व्यवहार रहा है। स्मृति, जो अनुभव शब्द हैं, उनका पिटारा, उन पर चुनौती की चोट, फिर उनसे व्यवहार का प्रक्षेपण मनस्पटल पे, मनस्पटल से निर्णय, और फिर वह निर्णय जीवन में क्रियान्वयन, फिर क्रियान्वयन से अनुभव, फिर अनुभव से स्मृति में संचयन, अगले बार के लिए वह फिर से नए व्यवहार को जन्म देगा। ये पूरी प्रक्रिया मस्तिष्क की स्मृति से संचालित हो रही है, और इसी सारे क्रियाकलाप को अब तक हमने जीवन समझा हुआ है, गति समझी हुई है। फिर थोड़ा बहुत हमें समझ में आता है कि नहीं, यह तो व्यर्थ का प्रलाप चल रहा है हमारे भीतर, व्यर्थ का अनर्गल वार्तालाप चल रहा है भीतर। तो फिर तुरंत इसका एक, इसी मस्तिष्क से, इसी मन से निर्णय आता है कि इसे रोका जाए, यह बंद हो। वह निर्णय भी उसी से आता है, उसी मस्तिष्क से, उसी मन से यह निर्णय प्रक्षेपित होता है। उसे हम लागू करने की कोशिश करते हैं, और कभी शराब से, नशे के और ढंगों से, व्यसन से, तरह तरह के क्रियाकलापों से अपने को रोकने की, इस मस्तिष्क की संरचना को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह इतनी गहरी है
इतने गहरे में इसकी जड़ें हैं कि हमारे जो क्षुद्र उपाय हैं वो बहुत दूर तक नहीं जाते हैं, बल्कि ये सारे उपाय भी नए ढंग से बंधनों का कारण बन जाते हैं। हमें फिर नशे की लत लग जाती है। जो संस्थाएं इनसे बनती हैं, इस संरचना से, वे संस्थाएं ही जो कि हमारे सुख सुविधा के लिए है, वही हमारे बंधन का आधार बन जाती है। तो एक दुष्चक्र पूरा जीवन के रूप में निर्मित होता चलता है। तो आज हम लोगों ने साथ में चलते हुए यह प्रश्न उठाया है कि वह जीना क्या है जो इस तरह की गति से और इससे जो एक स्थायित्व पैदा होता है, इसे जो एक रोकने की टेंडेंसी पैदा होती है, मंशा पैदा होती है, जो कि इसी यांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसके लिए तथाकथित रूप से दुनिया में ध्यान विधियां प्रचलित हैं, जो मन को रोकने का उपाय बताती हैं, मन को निरुद्ध करने का उपाय बताती हैं, जिनके द्वारा मन थोड़ी देर के लिए रुकता है, रुकता सा है, लेकिन वह रुकना और वह गति, यह दोनों ही रेत को ही निचोड़ने की गति है। हम कभी रेत से निचोड़ते हैं कि उससे तेल निकले और फिर नहीं निचोड़ते हैं, लेकिन रेत से तेल न निचोड़ने पर यह जरूरी नहीं कि हमारे हाथ में तेल लग जाए, हमारे हाथ में जीवन का रस लग जाए। जीवन की जो यथार्थ धारा है वह हमारे भीतर हमारे रूप में प्रवाहित हो जाए, वही होता है। हम बहुत करते हैं मन को ठहराने में, बड़े उपाय करेंगे, वही बड़ा उद्योग करेंगे तो रोकने में सक्षम हो जाएंगे, पर वह मन नपुंसक मन होगा, उस मन से कुछ भी पैदा नहीं होगा, वह एक बांझ मन होगा जिससे कुछ भी नहीं पैदा होता है, कोई भी सृजन पैदा नहीं होता है। तो हमारा मन का गति करना और मन का थमना, यह दोनों ही मन की ही गतियां हैं, इन दोनों में ही जीवन यथार्थ रूप में नहीं है। उसीलिए हमने यह प्रश्न उठाया है कि क्या हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा है जो गति और स्थिरता से मुक्त हो। हमने अभी हुए संवाद में यह पड़ताल की और ऐसा कुछ भी हाथ नहीं लग रहा है जो मन की इस स्थिरता और गति से मुक्त हो। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है तुर्की की। वहां इस्तांबुल में एक व्यापारी रहते थे, वे बड़े धर्मनिष्ठ थे, विवाहित थे और उन्होंने कभी भी अपनी विवाहिता स्त्री के अतिरिक्त किसी को देखा नहीं था। लेकिन एक दिन जब वे दुकान पर बैठे हुए थे तो एक स्त्री आई, जिसे देख करके वे बड़े मोहित हो गए। लेकिन वे सभ्य व्यक्ति थे, इतना साहस नहीं जुटा सके कि उससे कुछ बात कर सके। जो औपचारिक बातें थी लेन देन की दुकान पर, वह हुई और वह स्त्री चली गई। दिन भर वह पड़े पशोपेश में रहे कि उसका कुछ नाम पता ज्ञात हो जाता, उससे मिलने का अवसर मिलता, कहीं बातचीत होती तो कितना अच्छा होता। संयोग की बात, जब वह स्त्री गई तो उसने एक छोटी सी झोली छोड़ दी थी। वह उनको जब मिली तो वह उस झोली को लेकर दिन भर प्रतीक्षा कर रहे थे कि शायद वह लौट के आए या उनका नौकर आए तो उसका कुछ नाम पता मिले कि कहाँ रहती है, कौन है। पर वह नहीं आई। तो झोली लेकर के घर आए, देखा वो काले रंग की झोली थी जिसमें गेहूं के 12 दाने पड़े हुए थे। उन्होंने उसका कुछ रहस्य नहीं समझा और उसे वैसे ही रख दिया। बड़े उदास रहने लगे। तो उनकी पत्नी ने उनसे पूछा
कुछ दिन बाद, आप क्यों उदास हैं? कुछ बात कहिए। क्यों पूरा आपका जीवन थमता सा नजर आ रहा है? पहले जैसा उल्लास नहीं, आप बिल्कुल, ऐसा लगता है जीवन गति आपकी रुकती सी जा रही है। तो उन्होंने सारी बात कही। उनकी पत्नी ने कहा, यह तो बड़ी सरल सी बात है। वह स्त्री गेहूं की जो मंडी है उसमें 12 नंबर गली में रहती है, और उसके घर का दरवाजा जो है वह काले रंग का है। जाइए देखिए, आपको वह स्त्री मिलेगी। उसने जो गेहूं के 12 दाने छोड़े हैं काले रंग की झोली में, वह उसका संकेत है, उसका कहने का तरीका है। तो बड़े अचंभित हुए कि इसको कैसे पता चला, कैसे यह बात जान गई। और वो भी पता लगाने के लिए बड़े कौतुक से दूसरे दिन गए और पाया कि वहाँ गेहूं की मंडी में 12 नंबर घर पर काले रंग का दरवाजा है। बड़ी उत्सुकता से, कौतूहल से उन्होंने वह दरवाजा खटखटाया, तो वह स्त्री बाहर निकली और उसने कुछ नहीं बोला और टब का पानी उनके ऊपर फेंक दिया और दरवाजा बंद कर दिया। वे फिर बड़े हतप्रभ रह गए, लौट करके घर आए। फिर कुछ दिन ऐसे ही उदास रहे। उनकी पत्नी ने फिर उनसे पूछा कि आखिर बात क्या है, फिर आप उदास हैं? तो उन्होंने कहा, वो जो उस दिन मैं गया था, वह स्त्री मिली तो, लेकिन उसने मुझे देखते ही मेरे मुंह पर पानी फेंक दिया और दरवाजा बंद कर दिया। उनकी पत्नी ने कहा कि उसने तो साफ संकेत दिया है कि उसके घर के पीछे एक जलधारा बहती है और वहां उसने आपको मिलने के लिए बुलाया है, क्योंकि घर के सामने, वो सबके सामने नहीं मिलना चाहती। तो बड़े वो उत्सुक हुए, बड़ा उनको आश्चर्य हुआ। फिर वे पहुंचे वहां और पाया कि सच में उसके घर के पिछले दरवाजे पर एक जलधारा बह रही है। और वहां उन्होंने जब दस्तक दी पिछले दरवाजे से, तो दरवाजा नहीं खुला, खिड़की खुली। खिड़की से उस स्त्री ने उनको एक दर्पण दिखाया और दर्पण दिखा करके फिर दर्पण को उल्टा करके खिड़की बंद करके चली गई वह। फिर वो आए, फिर उदास रहने लगे। फिर उन्होंने, उनकी पत्नी ने कुछ दिन बाद पूछा, तो उन्होंने कहा ऐसा ऐसा हुआ। उनकी पत्नी ने कहा कि उसने संकेत दिया है आपको कि आप जब चांद का मुंह उल्टा हो जाए तब उनसे मिलने आइए, अर्थात आप अंधेरी रात में उससे मिलने जाइए, अभी उजाले की रात है। बड़े चकित हुए वो रात में गए जब चांद का मुंह उल्टा हो गया था, चांद ढल चुका था, अंधेरी रात थी। गए, फिर इधर उसने पुलिस को भी खबर कर दी, उनकी पत्नी ने, कि शेख जो हैं वो किसी पराई स्त्री के साथ मिलने वाले हैं, और यह एक बड़े अपराध की तरह माना जाता था। इधर वो उससे मिलने गए, वह स्त्री मिली इनसे। ये दोनों लोग बाग में जाकर के बैठे थे, उधर से पुलिस आई, उनको पकड़ ले गई। मुकदमा चला, उनको जेल में डाला गया। फिर वह स्त्री जो इनकी पत्नी थी, इन दोनों लोगों से मिलने के लिए जेल में गई। वहां जा करके उसने, जो खातून पहले से जेल में बंद थी, उससे कहा कि दोबारा तुम मेरे पति की ओर नहीं देखोगी, उसकी ओर संकेत नहीं करोगी, क्योंकि वे एक धनी व्यक्ति हैं और तुम उनको अपनी ओर आकर्षित करना चाहती हो, तो मैं तुम्हें और छुड़ा सकती हूँ और अपने पति को भी छुड़ा सकती हूँ। उसने कहा कि ठीक है, मैं अब ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। और वहां पर उसने अपना बुर्का बदल दिया। उस जगह पर वह बैठ गई जेल में जब मिलने गई थी, और जो वह स्त्री थी वह बाहर निकल गई। कोर्ट में पेशी हुई और जो शेख थे उनको सामने खड़ा किया गया, उस स्त्री को खड़ा किया गया। जब उसका बुर्का हटाया गया तो पता लगा वह उनकी ही पत्नी है।
जज ने पुलिस को बुलाया और डांट डपट करके चेतावनी देकर के छोड़ दिया कि वह उनकी पत्नी है, तो उसे तो बाग में बैठने का हक है, आप इसमें हस्तक्षेप क्यों किए। दोनों लोग वापस घर आए। जब मैं यह कहानी पढ़ रहा था, पुरानी समय की बात है, तो मुझे ये पूरी गाथा जो मनुष्य के गति की और स्थिरता की और प्रज्ञा की है, वह पूरी गाथा इस तरह से समझ में आई। यह घटना हुई हो न हुई हो, लेकिन इस घटना में गहरा संकेत है। यह पूरी गाथा बोध कथा जैसी है। वस्तुतः वह जो सेक है वह जीवन है, और वह जो स्त्री है जो संकेत दे दे करके तरह तरह के, वह सफलता का तिलिस्म है। और जो अवलोकन है, जो जागरण है, वह घर में बैठी हुई स्त्री है। जो प्रज्ञा है वह घर में बैठी हुई स्त्री है। जीवन का अपहरण करने के लिए तृष्णा या सफलता का वह जो दुष्चक्र है वह सामने आता है। वह तरह तरह के प्रलोभन फेंकता है, जीवन समझ नहीं पाता, उसके पास अपनी सामर्थ्य नहीं है कि समझे। हाँ, जब वह अवलोकन करता है, जब वह होश में आकर के देखता है, जब जागरण को अवसर मिलता है, तब वह देख पाता है कि वास्तव में अर्थ क्या है। लेकिन जागरण की एक अद्भुत खूबी है, जागरण सीधे काम नहीं करता, प्रज्ञा सीधे काम नहीं करती। वह पहले जो सफलता का तिलिस्म है, सफलता का झूठा चक्र है, उसको भली भांति प्रकाशित करती है, जो कि हम लोग साथ साथ चलते हुए कर रहे हैं कि सफलता का दुष्चक्र कैसे हमारे जीवन को अपहरित करता चला जाता है। वह वहीं बार बार भेजती है कि जाओ वहीं पर देखो, मिलो, यह अर्थ है, जीवन का यह अर्थ है। और जब जीवन पूरा का पूरा कारागृह में चला जाता है, तब वह बड़ी चतुराई से वहां से उसको निकाल लाती है। वह सीधे पहले नहीं कहती है कि मत जाओ। हम जब अवलोकन करते हैं तो हम किसी चीज का दमन नहीं करते हैं कि यह न करें, यह करें। हम गति को पूरी छूट देते हैं और उसको समझते हैं। फिर जब गति काम नहीं करती है, वापस वो घर में आकर के जीवन उदास बैठ जाता है, गति से कुछ हासिल नहीं होता है, तब फिर वो संकेत करती है कि यह बैठना भी ठीक नहीं है। यह बैठना, पहले आप गए, प्रयास किए, नहीं हुआ, आए थक हार करके बैठ गए, तो यह फिर होना और यह गति करना, यह जा करके उस स्त्री के विरह में व्याकुल होना और फिर घर उदास होकर के बैठना, न गति न स्थिरता, यह दोनों ही सम्यक रूप से जीने के विरुद्ध हैं। सम्यक रूप से जीवन को उखाड़ फेंकते हैं। जो बसा बसाया घर है उसको उखाड़ फेंकते हैं, उस पर रोग की तरह काम करते हैं, व्याधि की तरह काम करते हैं। तो पहले वो वहीं भेजती है, वहां जाइए, देख करके आइए। पहले गति को देख करके आइए, फिर गति कहाँ लेकर के जाती है वहां भी देख करके आइए, कारागृह को भी देख करके आइए। आप उसके साथ, वह स्त्री हो गई, मिल गई, आप उसके साथ कहाँ पहुंचते हैं वह भी देख करके आइए। उसका सारा आयोजन करती है। उसके बाद वह अवलोकन एक बड़ी कुशलता से वहां से छुड़ा लेता है। वह अवलोकन वहां बड़े ही चतुर ढंग से मुक्त करा जाता है। तो यह कला हम लोग साथ साथ चलते हुए सीख रहे हैं कि कैसे हमारा यह जो प्रश्न है, यह सबसे पहले गति को समझता है, स्थिरता को समझता है, इसकी भली भांति पूर्व पीठिका को समझता है। इसके बाद बड़ी आसानी से
जो हमने सुबह गति को समझा, स्थिरता को समझा, अब बड़ी आसानी से हम लोग यह प्रश्न उठा सकते हैं जो हमें हमारे घर की ओर लौटा करके ले आता है कि वह जीना क्या है जो गति और स्थिरता दोनों से मुक्त है, दोनों से अलिप्त है। तो एक ही तरह का जीना हम जानते हैं जो गति और स्थिरता में डोलता है, वही हमारी समझ में है, वही हमारी पकड़ में है। क्यों? क्योंकि जिसे हम मैं कहते हैं या जो मैं है, हमारे भीतर ये जो मैं की एक समझ व्याप्त है, जो एक अडोल जैसी चीज है, यह दो ही ढंग जानती है, डोलते रहना या रुक जाना। ये दोनों इसकी समझ में आता है। लेकिन जैसे ही हम यह सवाल उठाते हैं, जैसे ही यह सवाल उठता है कि वह क्या है जो डोलने और स्थिर होने से मुक्त है, स्थिर होने से न्यारा है, यह मैं, यह मन जो अनधिकृत हस्तक्षेप किए हुए है जीवन में, जो जीवन का अपहरण करके लेके जाने की फिराक में है या ले भी गया है, कहां पहुंचाया है इन हजारों सालों में हमारे जीवन को, वह हम सब जानते हैं, उससे छुड़ाने लगता है, बड़ी चतुराई से उससे मुक्त कराने लगता है। अर्थात यह मैं, यह गति और यह स्थिरता, यह तीनों ही गलनी शुरू हो गई। तो आज हम इस प्रश्न के साथ रहते हैं कि वह जीना क्या है जो स्थिरता, स्थायित्व, थमने और गति, सोचने विचारने से मुक्त है। आप पाएंगे कि इस प्रश्न के उठाने में कोई प्रयास न रहा। आप पाएंगे इस प्रश्न को उठाने में कोई गंतव्य न रहा, इस प्रश्न को उठाने में कोई निजी उपलब्धि नहीं रही, इस प्रश्न को उठाने में कोई आधार न रहा, इस प्रश्न को उठाने में कोई समय न रहा, कोई देश नहीं रहा। जो कि हम इस ध्यानशाला में साथ साथ चलते हुए अब तक अन्वेषण किए, हमारा अन्वेषण उत्तरोत्तर गहराइयों की तरफ बढ़ रहा है, उत्तरोत्तर और गहनता और कुशलता की ओर बढ़ रहा है। हम और गहराइयों में प्रवेश करते चले जा रहे हैं। जितनी भी चूकें हैं वे अपने आप हमारे जीवन से छटती चली जा रही। आप देखिए, आप अभी साथ साथ में बैठ करके यह प्रश्न उठाएं, वह जीना क्या है जो स्थिरता और गति से मुक्त है। गति और स्थिरता यह दोनों ही तब जगह लेती हैं जब लक्ष्य होता है, और जब लक्ष्य होता है तब ही स्थिरता और गति को अवसर मिलता है। एक जगह हम स्थिर हैं और दूसरी जगह गति करके पहुंचना चाहते हैं लक्ष्य कर, और जब स्थिरता और गति की बात है तो कोई लक्ष्य नहीं। हम स्थिरता और गति से मुक्ति का लक्ष्य नहीं बना सकते। कैसे बनाएंगे? स्थिरता और गति का जो लक्ष्य हम बनाएंगे वह स्थिरता और गति में ही उसका हलन चलन होगा। तो हमारे अन्वेषण से लक्ष्य गिर गया, हमारे अन्वेषण से सारे प्रयास गिर गए, क्योंकि प्रयास हम उसका करते हैं जिसका लक्ष्य होता है। यदि स्थिरता और गति लक्ष्य से मुक्त है तो स्थिरता और गति भी नहीं। इसलिए हम कोई प्रयास नहीं कर सकते, कुछ हासिल नहीं होगा इसमें। स्थिरता और गति में हमेशा चलने वाला होता है जो गति करता है। स्थिरता और गति में हमेशा एक मैं होता है जो गति करता है। लेकिन हमने यह सवाल उठाया, वह जीना क्या है जो स्थिरता और गति से मुक्त है, तो हमने मैं की पूरी संरचना का उन्मूलन करना शुरू कर दिया।
सहज ही, बड़ी आसानी से। और स्थिरता और गति के जीवन में, स्थिरता और गति में देश है। वह देश जो भीतर, जिसमें स्थिरता या गति जगह लेती है। काल है, समय है, जिसमें स्थिरता और गति मूव करती है। पर हमने जब यह सवाल उठाया तो यह अब तक के सवालों में गहनतम सवाल है, गहनतम प्रश्न है। इसमें सारे पूर्व प्रश्न समाहित हो गए कि वह जीना क्या है जो स्थिरता और गति से मुक्त है। प्रश्न उठने पर जो हमारा स्वाभाविक रूप से पैटर्न रहा है, ढंग रहा है, ढब रहा है, वह आता है, कहता है कि वह तो आत्मा है जो स्थिरता और गति से मुक्त है, वह ब्रह्म है जो स्थिरता और गति से मुक्त है, वह सत्य है जो स्थिरता और गति से मुक्त है। लेकिन हमारा प्रश्न यह वहां विद्यमान है। वो कह रहा है कि यह जो उत्तर है, यह उत्तर स्थिर उत्तर है। यह उत्तर वस्तु की तरह उत्तर आया है। देखिए, हमारे अंदर जब हम कहते हैं कि वह ब्रह्म है, तो ब्रह्म कोई जीवंतता की तरह थोड़ी हमारे जीवन में आया है। मैं विद्यमान हूं और मुझे यह ब्रह्म का उत्तर आ रहा है, ब्रह्म के ख्याल का उत्तर आ रहा है, इसलिए यह उत्तर स्थिर है। या अधिक से अधिक हम समझ सकते हैं कि खोजते चलिए, नेति नेति करते चलिए, चरैवेति वेति करते चलिए, तो वह भी एक गति का उत्तर है। तो स्थिरता और गति के माध्यम से ही मुझे उत्तर आ सकते हैं, मुझे उत्तर छू सकते हैं। स्थिरता और गति के इस केंद्र को ही सारे उत्तर आ सकते हैं। लेकिन प्रश्न कहता है वह क्या है जो स्थिरता और गति से मुक्त है। तो प्रश्न जैसे ही पुराना स्ट्रक्चर अपने को बड़े छिपे तरीके से, बड़े चुपचाप अपने को गढ़ना शुरू करता है, वहीं यह प्रश्न उसके पांव उखाड़ देता है। उत्तर आया पुराने ढंग से, प्रश्न ने उसकी जड़ें काट दी, प्रश्न ने उसके जमीन खींच ली उसके पांव के तले से, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि स्थिरता और गति में ही तो उत्तर आ रहे हैं। ये आप कहें कि वह सतत बढ़ रहा है, या आप कहें वह स्थिर है, अडोल है, अडिग है, यह दोनों ही उत्तर जो हमारे चित्त में भाषित हो रहे हैं, ये दोनों ही उत्तर गति और स्थिरता के उत्तर हैं। तो इसका अपने आप इससे हमारा प्रश्न मुक्त होता चल रहा है, प्रश्न मुक्त होता चल रहा है। यह प्रवाह की तरह, यह जैसे एक प्रश्न जो है, अन्वेषण जो है, एक महाप्रवाह की तरह उमड़ रहा है, जिसका कोई प्रश्न उठाने वाला वहां अब नहीं बचा। क्योंकि प्रश्न उठाने वाला बचा है तो इसका मतलब अन्वेषण में कहीं स्थिरता का केंद्र है। प्रश्न उठ रहा है, इसका मतलब गति चल रही है। पर यह प्रश्न ऐसा है जो स्थिरता और गति दोनों का खंडन कर रहा है, दोनों को स्वीकार नहीं कर रहा है। तो यह एक विराट महासागर की तरह उमड़ रहा है, जो नीचे जा रहा है सागर और फिर उमड़ करके ऊपर आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है। और इस तरीके से यह प्रश्न जो असत्य है उसको भस्मीभूत करते हुए अपने आप जो ऐसा जीवन है जो स्थिरता और गति से मुक्त है, उसकी स्पष्ट रूप से स्थापना जीवन में कर रहा है। हम आप साथ साथ कर रहे हैं तो यह स्पष्ट रूप से नजर आएगा, स्पष्ट रूप से दिखेगा। कृपया यह न कहें किसको दिखेगा, कृपया यह न कहें किसको पता चलेगा। यह किसको पता चलना, किसको दिखना, यह अब सिर्फ
औपचारिक वक्तव्य है। अगर एब्सोल्यूट बातें कही जाए तो फिर वो शब्दों में नहीं अभिव्यक्त हो सकती और न ही मौन में अभिव्यक्त हो सकती है, वह सिर्फ जीवन में अभिव्यक्त हो सकती है। इसलिए हमारी जो भाषा है जैसे विकसित है, उसमें हम कहते हैं कि अपने आप स्थिरता और गति से मुक्त जीवन वहां पर उद्घाटित होने लगा, क्योंकि स्थिरता और गति का जीवन विसर्जित होने लगा, गिरने लगा। तो सांझ की इस बैठक में इतनी सी बात हम लोगों को आपस में साझा करनी थी। यह सुहानी शाम है और हम लोग शायद भाग्य के उत्कर्ष पर हैं, परम भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे जीवन का अन्वेषण कर रहे हैं जो कि सत्य है, जो कि हमारे मन के तिलिस्म के पार है। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग साथ में बैठते हैं, जो भी हम लोगों ने साझा किया है उसके साथ थमते हैं। इसके बाद जो भी प्रश्न आएंगे उसमें अभिप्रवेश करेंगे और इस प्रश्न के साथ बने रहेंगे, जो कि हमारे अंदर से स्थिरता और गति दोनों को गलाता हुआ चल रहा है।